friends, how are you? So hope you all are doing well. तो आज हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी और ऐसे भी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिजास्टर और हमारा फेजेस पढ़ेंगे, मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये पहले हम पढ़ेंगे डिजास्टर में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन डिजास्टर जो है कि ये हमारा एक वर्ड से है, डिस प्लस एस्टर। तो हमारे डिस का मतलब है बैड और एस्टर का मीन्स है स्टार। तो हमारे ये जो है डिजास्टर और एस्टर, तो जब हमारा एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये वर्ड लिया गया था, तो जब एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब हमारा स्टार जो है वो बैड पोजीशन में आता है तो कोई भी जो है मिसफॉर्चून घटना घटित होती है, जैसे कि इकोलॉजिकल हुआ, क्लाइमेटिक हुआ, एनवायरमेंटल हुआ। तो ये हमारा एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। और ऐसे हमारा देख लें कि कोई भी डिजास्टर जो हमारा सडन ऑनसेट होता है, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल देता है। हमारा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, सोशल, इकोनॉमिकल, फंक्शनल, हर चीज़ हमारा उसमें अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमारी जॉब चली जाती है, हमारा जो भी है घर बार, खेती बाड़ी, मतलब ये सारे हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो भी हमारा डिजास्टर है ये हमारा इकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सो हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन, डिजास्टर इज द सडन और मेजर ऑकरेंस ऑफ डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल, फंक्शनल एंड सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। तो ये जो हमारा डिजास्टर है ये हमारा एक कोई भी सडन ऑनसेट होता है, जो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। तो सडन ऑनसेट ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शन या इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। तो हमारे इकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लाइमेटस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी सडन फंक्शन या सडन कोई भी आपदा आ जाती है, जिसके वजह से हमारा जो भी नॉर्मल फंक्शन है कम्युनिटी का, हमारे जो भी सोशल वर्कर का, ये हमारा सारा जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये डिजास्टर क्या है? डिजास्टर से डिस्ट्रप्शन इंड्यूस सिचुएशनल आफ्टर सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो हमारा जो ये डिजास्टर है डिस्ट्रप्शन मतलब होता है डिस्टर्बेंस। इंड्यूस, हमारा कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो इंड्यूस्ड होता है किसी भी सिचुएशन का जो बहुत ही सीवियर है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो हमारे इकोलॉजी के रिस्पॉन्स के इकोलॉजी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो भी फंक्शन है वो इंड्यूस्ड हो जाता है और हमारा जो सिचुएशन है वो बहुत सीवियर हो जाता है और हमारे सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ डिजास्टर। हमारा टाइप्स ऑफ डिजास्टर जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 होता है, उनके सब टाइप्स के 4 हो जाएंगे। हमारा जो पहला है वो नेचुरल डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर में हमारा हो गया माइनर, मेजर नेचुरल डिजास्टर। तो हमारा मेजर नेचुरल डिजास्टर में जो हो जाएगा कि जो हमारा डिजास्टर है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि इसमें साइक्लोन हो गया, हमारा अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया। तो ये नेचुरल है लेकिन मेजर है। तो ये सारी चीज़ें हमारा आ जाता है मेजर नेचुरल डिजास्टर, जो कि ये नेचुरल है, ये प्रकृति के द्वारा है, इसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं है। सेकेंड हमारा आता है माइनर नेचुरल डिजास्टर। माइनर नेचुरल डिजास्टर में आता है हमारे छोटा मोटा जो भी भूकंप हो गया, या फिर बाढ़ हो गई, या फिर जो भी एसिड रेन हो गया, फायर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा आता है नेचुरल डिजास्टर में। हमारा थर्ड भी है इसमें, जो कि थर्ड हम बेसिकली पढ़ेंगे डिजास्टर में क्या आता है। तो मेजर मैनमेड डिजास्टर में जो हमारा आएगा ये कोई भी कंपनी वगैरह, कोई भी इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो गया कि जो हमारी इंडस्ट्री सब कुछ अच्छी चल रही है लेकिन उसमें ये कि कोई पर्सन जो गलत काम कर दिया है, या फिर उसमें क्राइसिस का मतलब ये है कि या तो कंपनी बंद हो गई अचानक से, या फिर कंपनी में बहुत बड़ी आग लग गई, कुछ भी हो गया। तो ये सारे हमारे जो है कि ये मैनमेड डिजास्टर में आएगा। ये हमारा माइनर मैनमेड, हमारा फोर्थ जो है माइनर मैनमेड डिजास्टर। माइनर मैनमेड डिजास्टर, माइनर मैनमेड डिजास्टर में हमारा जो है वो आएगा कि माइनर मैनमेड डिजास्टर में हमारे कोई जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर हमारा जो वाटर सप्लाई है वो वाटर सप्लाई रुक गई है,
या फिर जो भी हमारा फायर है, जैसे घर में आग लग गई या फिर कहीं फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये सारी जो हमारे हैं माइनर मैनमेड डिजास्टर है। हमारा टाइप्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिजास्टर के फेजेस। तो हमारा डिजास्टर का फेज क्या है? फेजेस ऑफ डिजास्टर। इसका पहला है प्री इम्पैक्ट फेज। प्री इम्पैक्ट फेज हमारा क्या होता है? प्री इम्पैक्ट फेज ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ अभी हमारा घटित नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले का जो फेज है वो क्या है। तो प्री इम्पैक्ट फेज हम कैसे समझेंगे कि प्री इम्पैक्ट फेज में जैसे कि हमारा जो भी है कि सैटेलाइट, हमारा सैटेलाइट है या फिर जो भी वेदर की जो भी मैसेजेस हैं, इसके वजह से हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई भी साइक्लोन आने वाली है, कोई भी बाढ़ आने वाली है। जैसे कहीं हम देखते हैं न्यूज़ में कि हाँ ऐसा बताया जाता है कि हमारे मौसम विभाग के द्वारा हमें बताया जाता है, रेडियो, टीवी, न्यूज़, कि अब मतलब बाढ़ आने वाली है, बारिश आने वाली है, मौसम ख़राब होगा या फिर तापमान बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा प्री इम्पैक्ट फेज में आ गया। उसके प्री इम्पैक्ट फेज में क्या होता है कि अब हमें तो पता चल गया कि हाँ कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद या फिर एक हफ्ते बाद हमारा बारिश आने वाला है, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा। हमें करेक्ट पता नहीं कि 100% आएगा ही आएगा, बट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि आजकल हमारा जो भी है भूकंप रोधी भवन बन रहा है, हम घर बनाते हैं, हमें नहीं पता, इंडिया में हमें नहीं पता कि हाँ आएगा भूकंप या फिर बाढ़ आएगी, लेकिन फिर भी हम अपना भूकंप रोधी भवन बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या पता आ जाए, हम तो नहीं जानते हैं क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। तो इसके लिए प्री इम्पैक्ट फेज होता है। सेकेंड हमारा होता है इम्पैक्ट फेज। इम्पैक्ट फेज, इम्पैक्ट फेज क्या है? इम्पैक्ट फेज का मतलब ये है कि हमारा जो भी घटित होना है, जो भी घटना है, जो भी प्रॉब्लम है वो अगर हो चुका है। अब हम अगर बाढ़ आनी थी या फिर साइक्लोन आना था, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, अब हम इससे कैसे ओवरकम करेंगे। तो प्री इम्पैक्ट फेज जो हमारा होता है ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक रह सकता है। तो अब जैसे कि इम्पैक्ट फेज में हमारा हो गया कि अब हमारे पास जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हो गया है, अराइज, ऑकरेंस हो गया है, हमारा भूकंप आ चुका है। अब इम्पैक्ट फेज में हम अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें हम अपने आप को उसमें से कैसे बचाएं, कैसे प्रिवेंट करें, ये हमारा होता है इम्पैक्ट फेज। हमारा थर्ड क्या होता है? पोस्ट इम्पैक्ट फेज। पोस्ट इम्पैक्ट फेज, पोस्ट इम्पैक्ट फेज ये जो हमारा होता है ये हमारा स्टार्ट होता है इम्पैक्ट फेज से और ये हमारा लास्ट करता है अपना जो भी महीनों तक, सालों तक हो सकता है। क्योंकि ये पोस्ट इम्पैक्ट फेज है कि जो भी हमारा बाढ़ था, जो भी सुनामी थी या फिर जो भी डिजास्टर था, ये हमारा हो चुका है, हम उसको ओवरकम कर चुके हैं। लेकिन अब हम अपने लाइफ को उस पहले वाले जो फेज़ था उस फेज़ में हम कैसे रखें कि पहले हम कितने खुश रहते थे, हमारा पूरा घर बार था, पूरी हर चीज़ थी, अनाज वगैरह, खेती, हर चीज़ थी। लेकिन अब हमारा ये भी जो डिजास्टर आया है ये हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया है। तब इस चीज़ को हम पहले वाले फेज में कैसे ले जाएं, कैसे पहले वाली लाइफ को दोबारा से लेके आएँ, तो ये हमारा होता है पोस्ट इम्पैक्ट फेज। अब हमारा आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स। डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो जो कि हम पढ़ेंगे। तो हमारे प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल डिजास्टर मैनेजमेंट का ये है कि सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ये है कि हमें प्रिवेंट करना है डिजास्टर को। हमें पता है कि हाँ डिजास्टर आ रहा है तो जितना जहाँ तक हो सके हम उसे प्रिवेंट करेंगे। हमारा सेकेंड जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल है कि ओवरकम कैसे करना है। अगर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कि प्रिवेंट करना है, अगर हमसे प्रिवेंट नहीं हुआ, अगर डिजास्टर आ गया तो उससे हम ओवरकम कैसे करेंगे। ओवरकम करना है, जैसे हम हो गए, फैमिली हो गई, नेबर्स हो गए, इन लोगों को उनसे प्रिवेंट कैसे करना है, उनसे बचाना कैसे है, ये हमारा प्रिंसिपल्स है। उसके बाद प्रिंसिपल है कि रेस्क्यू द विक्टिम्स। जो हमारे विक्टिम हैं, जो हमारे उस डिजास्टर में, उस प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं, उनको रेस्क्यू करना है। उसके बाद से प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द विक्टिम्स। जो भी हमारे विक्टिम्स हैं उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। कॉल फॉर द हेल्प के लिए हम कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करें, हॉस्पिटल में कॉल करें, जहाँ भी कॉल करें कर सकते हैं कॉल। और जब तक कि हमारे पास कोई भी मेडिकल केयर, कोई भी मेडिकल हेल्प जब तक कि अराइव नहीं होता है, हम उन्हें फर्स्ट एड देंगे। इसके बाद आया है हमारा साइकिल। हमारे प्रिंसिपल के ना कुछ साइकिल्स, मैनेजमेंट के कुछ साइकिल हैं जो हम रिहेबिलिटेशन, तो हमारे मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस, ये जो हमारा मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस है ये हमारा आता है प्री इम्पैक्ट फेज।
रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो है हमारा है इम्पैक्ट फेज, इम्पैक्ट फेज। और रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी है पोस्ट इम्पैक्ट फेज। अब इसे हम समझेंगे, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, सेम एज हमने पढ़ा था फेजेज ऑफ डिजास्टर। तो मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये है कि मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, इसमें हम प्री इम्पैक्ट फेज में ये आता है जैसे कि हमारा डिजास्टर आने वाला है और हमें पता है और उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि हाँ डिजास्टर आने वाला है, अब हम अपनी जो भी घर है, जो भी जानवर है, जो भी अनाज है, हम देखेंगे कि अगर हमें इतने टाइम में आना है तो हम अपने आप को पहले से उस दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। जैसे कि नदी के किनारे लोग ज़्यादा तो लोग रहते हैं, वहाँ पे हमेशा सुनामी वगैरह साइक्लोन आता रहता है, तो उनके लिए आम चीज़ें हो गई कि उनका लाइफ कहीं भी सेटल नहीं है, वो कभी भी अपना बिल्डिंग हाउस नहीं बनाते हैं, वो हमेशा टेम्प्रोरी बनाते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर सकें। तो इसके लिए हमारा हो गया प्री इम्पैक्ट फेज मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस क्या होगा, प्रिपेयर्डनेस ये होगी कि अब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हाँ अगर बाढ़ आ जाती है, अगर डिजास्टर आ जाता है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। हम जो भी है अपना राशन वगैरह ला के रख लेंगे कि हम यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लेके जाएँ, पहले से ही हम उसको ले जाके वहाँ पे रखेंगे। अपने आप को जो भी फैमिली है, जो भी लोग हैं, उन सबको अलर्ट करके रखेंगे। उसके बाद हमारा आ गया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो हमारा आता है इम्पैक्ट फेज में कि अब लेके तो चले गए, ठीक है, अब हमारा डिजास्टर आ गया लेकिन हमने पहले से थोड़ी बहुत प्रिपेयर की, जिसने प्रिपेयर की है मिटिगेशन प्रिपेयरनेस, जिसने लिया है सीरियसली, उसके लिए तो जो रिस्पॉन्स है, जो इम्पैक्ट फेज है, वो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर हमारे पास हाँ कि हमने पहले से राशन वगैरह रखा है, सब कुछ रखा है, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोचो कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं करा है, वो लोग इस बात को सीरियस नहीं लिए, वो कैसे सर्वाइव करेंगे इन चीज़ों में। तो ये हो गया। तो रिस्पॉन्स में हम उसको, हमारा आ गया साइक्लोन, बाढ़, जो भी डिजास्टर आ गया है, अब उसमें हम अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने नेबर्स को, उसको हेल्प करेंगे वहाँ से सर्वाइव करने के लिए। अगर किसी को चोट लग गई है, किसी को कुछ हो गया है, उसको फर्स्ट एड देंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स में। हमारा रिकवरी, हमारा इम्पैक्ट फेज खत्म हो गया, जो भी हमारा बाढ़ वगैरह आना था, जो भी डिजास्टर आना था, वो अब आ गया। अब रिकवरी कैसे करेंगे, रिकवरी जैसे कि हम फाइनेंशियली बहुत कुछ लॉस हो जाता है डिजास्टर में, तो अब उससे हम रिकवर करेंगे खुद को रिकवर कैसे करना है कि हम फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए हैं, हमारी जॉब चली गई है, हमारा घर टूट गया है, हमारे जानवर मर गए हैं, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके हम रिकवर करेंगे। चलो हमारा घर टूट गया, हम उस घर को बनाएंगे, हमारी जॉब चली गई, हम जॉब ढूंढेंगे, ये सारा हो गया। फिर हमारा आ गया रिहेबिलिटेशन। बेसिकली रिहेबिलिटेशन होता क्या है, रिहेबिलिटेशन ये होता है कि अगर जो हमारा डिजास्टर आया है, इसमें हमारा कोई लव्ड वन खो गया है, खो गया से क्या मतलब है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, या हमें कोई फ्रैक्चर आ गया था, हमें कुछ ज़्यादा चोट लग गई थी, हमारे साथ कोई घटना घट गया था, उन चीज़ों को हम अपने आप को रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हमारा कोई अपना मर गया है उस बाढ़ में, उस आपदा में, तो उसके लिए अब हम खुद को कैसे, अब इतनी जल्दी तो उसको रिकवर करेंगे नहीं। रिहेबिलिटेशन ये होता है कि हमारा रिकवरी से लेके सालों वर्षों बहुत टाइम लग जाता है अपने आप को रिहेबिलिटेट करने में, कि एक्सेप्टेंस एक तरह से बोल सकते हैं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करें। या फिर सेकंड चीज़ है कि हाँ अगर हमारा डिजास्टर जो भी था, उसमें अगर आग वाला डिजास्टर था, उसमें बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, लोग जल गए, घर बार जल गया, तो उसमें अगर जैसे कि कोई पर्सन है वो अब पूरी तरह से जल चुका है, उसका सेल्फ स्टीम लो हो चुका है, उसकी पर्सनालिटी ख़राब हो चुकी है, अब वो खुद को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारा आ गया रिहेबिलिटेशन में। अब वो बहुत लंबा टाइम लगेगा, सालों लग जाएगा कि वो अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करे कि हाँ अब ये मेरी पर्सनालिटी है। ये सारी चीज़ें हमारा रिहेबिलिटेशन में आता है। चलिए साइकिल के अब गाइडलाइंस हमारे, लेकिन इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स में एक वर्ड आता है ट्राइएज। ट्राइएज ये बेसिकली शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछ देता है क्वेश्चन। हमारा ट्राइएज क्या होता है, ये जो ट्राइएज है, ट्राइएज का मीनिंग होता है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन मतलब कि उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ये ट्राइएज हमारा अपनाया गया था जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे लोग थे वो इंजर्ड हो चुके थे, घायल हो चुके थे, उनके लिए ये ट्राइएज
अपनाया गया था उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके फर्स्ट एड के लिए। तो ट्राइएज को डिफाइन हमारा कैटेगराइज में किया है, कैटेगराइज। तो ये हमारा हो गया किया था ये कैटेगराइज। ये जो केयर करने के लिए इसको हम कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट दिया था रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। तो ये जो ट्राइएज का बेसिकली मीनिंग है कैटेगराइजेशन, और कैटेगराइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। रेड को हमारा दिया था फर्स्ट प्रायोरिटी, येलो को दिया था सेकेंड प्रायोरिटी, ग्रीन को दिया था थर्ड प्रायोरिटी, और ब्लैक को दिया था फोर्थ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मीनिंग क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स है उसमें जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो भी उनको अफेक्ट किया है, उनको हम ट्राइएज के अकॉर्डिंग केयर देते हैं, ट्राइएज के अकॉर्डिंग उनका मैनेजमेंट करते हैं। ये ट्राइएज है क्या, ये जो रेड है, इन रेड में हम फर्स्ट प्रायोरिटी उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। जैसे कि जो भी ट्राइएज था उसकी वजह से उनका जो भी चेस्ट वुंड हो गया, जैसे कि कोई भी मतलब चेस्ट पे चोट लग गई, चेस्ट वुंड हो गया, या हाइपोक्सीमिया हो गया, या फिर उनको रेस्पिरेटरी अटैक हो गया, ये जो भी पेशेंट है उनको हम रेड में रखेंगे और सबसे पहला केयर उन्हें देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी क्या हो गया, येलो। येलो में हमारा क्या हो गया कि बर्न हो गया है पेशेंट को, या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है, ओपन वुंड है, ये सारी चीज़। जैसे कि ये जो केयर है ये 30 मिनट से 60 मिनट तक कर सकते हैं, मतलब एक आधा से 1 घंटा के अंदर इसमें येलो में केयर देंगे। लेकिन जो हमारा रेड है उसमें इंस्टेंट केयर की ज़रूरत है, इंस्टेंट केयर चाहिए उसमें। ये जो हमारा है 60 मिनट तक। जैसे कोई बर्न पेशेंट है, पेशेंट पूरी तरह से जल गया है, लेकिन फिर भी वो जलने की वजह से वो मरेगा नहीं, उसको थोड़ा सा अगर डिले भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट था उसको हाइपोक्सीमिया हो गया था। हाइपोक्सीमिया मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी। अगर उसको हम 10 मिनट क्या 5 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं दी तो वो मर सकता था, इसलिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया। सेकेंड प्रायोरिटी में आ गया हमारा बर्न पेशेंट, मल्टीपल फ्रैक्चर, जैसे उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गया, उसको बहुत सारे फ्रैक्चर आए हुए हैं, या फिर कोई पेशेंट है जिसको ओपन वुंड है, जैसे उसका हाथ कट गया है, उसका पैर कट गया, ये सारे ओपन वुंड है, इनको हम रखेंगे सेकेंड प्रायोरिटी। हमारा थर्ड प्रायोरिटी में क्या है, हमारा फ्रैक्चर, हैंड फ्रैक्चर, लेग फ्रैक्चर, या फिर हमारा हो गया कि बर्न छोटा मोटा बर्न है, या फिर उनका हो गया कि क्लोज वुंड, कोई भी क्लोज वुंड, जैसे कोई चीज़ गिर गया उनके ऊपर, उनको चोट तो लगी है, उनको वुंड भी है लेकिन वो क्लोज है, वो ओपन नहीं है, उनको इन्फेक्शन के चांस नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हम 2 से 3 घंटे तक केयर दे सकते हैं। मतलब अगर इतने टाइम में भी केयर देंगे तो उनका कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में आता है फोर्थ प्रायोरिटी में ब्लैक क्या है, ब्लैक मतलब है डाइंग पेशेंट, या फिर वो जो अबाउट टू डाई, मतलब जो पेशेंट मर गए हैं या फिर जो मरने वाले हैं, जिन्हें हमें ये पता है कि इनको हम केयर तो दे देंगे लेकिन इनको हम बचा नहीं सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं। देखने में ये इन सभी लोगों से, इन तीनों से ज़्यादा ही सीरियस है, लेकिन केयर के मामले में इसको हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इनको हम बचा नहीं सकते। लेकिन ये जो 3 कैटेगरी है, इन पेशेंट्स को अगर हम टाइम से केयर देंगे तो ये इनकी लाइफ बच सकती है। तो ये हमारा हो गया ट्राइएज सिस्टम। अब हम आते हैं गाइडलाइंस। जब हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हम मैनेजमेंट करने जाएंगे, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो हमारी गाइडलाइंस क्या है कि गाइडलाइंस जो भी हैं, ये पहले तो हम अपने अथॉरिटी जो भी है हमारे सीनियर, जैसे कि अब हम, ये हमारी बात नहीं हो रही है, ये जो केयर में प्रोवाइड करेंगे, नेशनल लेवल पे करें, स्टेट लेवल पे करें, जो भी वो केयर वर्कर हैं उनके लिए गाइडलाइंस हैं। तो गाइडलाइंस क्या है कि वो पहले अपने आप में कोलैबोरेटिव केयर करेंगे, वो अपने आप में पहले असेसमेंट करेंगे, देखेंगे अगर हम किसी को कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके लिए उनको कोलैबोरेटिव केयर करना है, तो एक अपने जो भी उनके साथ के जो भी लोग हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनको सबको कोलैबोरेशन में लेके उन्हें काम करना है। गाइडलाइंस के थ्रू जो भी हमारे पेशेंट उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो भी उनको केयर दी जा रही है, वो सारे जो भी हैं उनको मेडिकल केयर, मेडिकल मैनेजमेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट देखेगी। और हमारे गाइडलाइंस में क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट, ये केयर हम मेडिकल केयर के थ्रू ही देंगे। तो ये सारी हमारी जो भी गाइडलाइंस है, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। इक्विपमेंट्स क्या है, अगर कोई भी हमारा डिजास्टर होता है
तो उस डिजास्टर के टाइम अगर हम मैनेजमेंट करने के लिए जा रहे हैं हेल्थ वर्कर के अकॉर्डिंग, अगर हम हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर के थ्रू हम कोई भी मैनेजमेंट करने जाना है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स क्या है, इसमें आ गया हमारा सक्शन एपरेटस, जैसे कि अगर किसी भी पेशेंट किसी स्मोक उसके अंदर चला गया है, धुआं इनहेल कर लिया है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए सक्शन एपरेटस चाहिए। हमारा क्या है, डिफिब्रिलेटर चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं डिफिब्रिलेटर जो भी है, डिफिब्रिलेटर क्या है कि वो भी एडवांस लाइफ सपोर्ट है। जो भी पेशेंट हैं उनको अगर हार्ट अटैक वगैरह आया हुआ है या फिर कुछ भी, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं, वो हमारा डिफिब्रिलेटर हो गया। जो हमारा इमरजेंसी ड्रग्स जो भी हैं, इमरजेंसी ड्रग्स लेके जाएंगे हम, नीडल, डिस्पोजेबल नीडल्स, सिरिंज, और जो भी हमारे कैनुलास वगैरह हैं, और हम फ्लूइड्स लेके जाएंगे, आरएल हुआ, ग्लूकोज हुआ, और हमारा भी जो भी डीएनएस। ये हमारा रहा आज का टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये हमारा हो गया आगे फार्मेसी ज्ञान। आप देखिए, पढ़िए और सीखिए। थैंक यू।